ऐसे 5 अहम वार्निंग साइंस जिन्हें आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इन 5 इब्तदाई अलामात में से एक ऐसी जरूर होती है जिसे लोग नॉर्मल समझ रहे होते हैं। तो आज मैं ये वीडियो सिर्फ आपको बताने के लिए बना रहा हूं कि आपने इन 5 अलामात को नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वक्त पे इनका पता लगा लें तो कुछ किया जा सकता है। बाज़ औक़ात जब आप किसी बीमारी की वजह से अपने प्राइमरी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस वक्त सिर्फ इन अलामात को मैनेज किया जा सकता है। आपको बताया जाता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है और इसकी वजह ये हो सकती है या वो हो सकती है, आप ये दवाई खा लें। हाई कोलेस्ट्रोल है तो आपने ये दवाई खानी है। आर्थराइटिस है तो इसके लिए ये दवाई है। लेकिन मेरा हमेशा से इंटरेस्ट अंडरलाइंग रूट कॉज में रहा है कि इस बीमारी की जड़ क्या है। ये 5 पॉइंट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। नंबर 1 से शुरू करते हैं हम। क्रॉनिक फटीग। आप हमेशा खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, हर वक्त थकावट रहती है और ये थकावट कई चीजों की वजह से हो सकती है। अगर ये अनीमिया है तो ये लो B12 या लो आयरन की वजह से हो सकता है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें किसी विटामिन की कमी तो नहीं है, या कोई विटामिन बता दें जिससे ये थकावट खत्म हो जाए। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किसी भी सिम्टम या अलामत को ट्रीट करने के लिए विटामिन तब तक काम नहीं करते हैं जब तक आप अपनी डाइट दुरुस्त ना कर लें। क्योंकि अगर आप खुराक से ही सारी न्यूट्रिशन ले पा रहे हैं तो शायद आपको कोई विटामिन लेने की जरूरत ही ना पड़े। बहुत से लोग रोजाना की अपनी जरूरत की प्रोटीन ही नहीं ले रहे होते, प्रोटीन इनटेक पूरी नहीं करते। और ये भी मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने सिर्फ नाश्ते में थोड़ी और प्रोटीन ऐड करके अपना मसला सॉल्व कर लिया। फिर इसकी एक और वजह विटामिन B1 की कमी। बॉडी में अगर विटामिन B का लेवल कम हो तो आप जहनी दबाव का शिकार होंगे, सोते वक्त ज्यादा सोचे आएंगी, ओवर थिंकिंग, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, बेचैनी में टांगे हिलाने की बीमारी, नर्वसनेस बढ़ेगी, आप नर्वस रहने लगेंगे ज्यादातर। ये थकावट किसी टेक बाइट की वजह से भी हो सकती है। वो लोग जो जानवरों के करीब रहते हैं, लाइफ स्टॉक में काम करने वाले लोग या फार्मर्स, छोटे कीड़े होते हैं जो जानवरों की जल्द पे रहते हैं, इनके काटने से जो जरासीम हमारी बॉडी में जाता है वो जाके विटामिन D रिसेप्टर्स को कमजोर कर देता है। मतलब कि बॉडी के सेल्स विटामिन D को इस्तेमाल नहीं कर पाते। फिर आपको अगर कोई जिगर का मसला है या हार्ट डिजीज या कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, आर्थराइटिस, सोराइसिस या थायराइड का मसला, तो इसमें जिस्म में बहुत ज्यादा सोजिश पैदा हो रही होती है जो थकावट की वजह बनती है। दूसरे नंबर पे अचानक वजन कम होना शुरू हो जाता है। इसकी भी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। ये हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, थायराइड ग्लैंड का फंक्शन तेज हो जाता है और ये वजन में कमी की वजह बनता है। इसी तरह टाइप 1 डायबिटीज वजन में कमी की वजह बन सकती है। एड्रिनल ग्लैंड्स की एक बीमारी है जिसे एडिसन्स डिजीज कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स का फंक्शन कम हो जाता है या रुक जाता है, या पेट के कीड़े, पैरासिटिक इन्फेक्शन भी वजन कम होने की वजह बन सकती है। नंबर 3 पर है परसिस्टेंट वीकनेस, जिस्मानी कमजोरी जो ठीक नहीं हो रही काफी अरसे से। ये आयरन की कमी हो सकती है, आप अनीमिक हो सकते हैं, या जिस्म में सोडियम की कमी भी एक वजह हो सकती है। कम सोडियम लेवल कमजोरी की वजह बनता है। इसी तरह अगर जिस्म में मैग्नीशियम, विटामिन E या पोटासियम की कमी हो तब भी जिस्मानी कमजोरी हो सकती है। नंबर 4 क्रॉनिक डायरिया। बहुत वक्त से अगर दस्त लगे हुए हैं, पेट खराब है, दस्त रुक नहीं रहे, तो ये फूड पॉइजनिंग का इशारा है। यानी आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसे बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही। या कम जिंक लेवल की वजह से भी हो सकता है, जिसमें जिंक की कमी की एक अलामत डायरिया भी है। वैसे क्रॉनिक डायरिया की एक अहम और आम वजह दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो आपको इस पे भी गौर करना चाहिए। या बहुत से लोगों में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है और ये मजीद खराब होता जाता है अगर आप रोजाना ग्रेन्स खा रहे हैं, गंदम, वीट, क्योंकि इनमें ग्लूटेन होती है। मैदा और मैदे से बनी हुई चीजें, दलिया, सूजी वगैरह, इनमें चूंकि हाई फाइबर होता है जो आपको IBS में अवॉइड करना चाहिए क्योंकि फाइबर डायरिया करता है। फिर अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में तो पैरासिटिक इन्फेक्शन इसकी वजह हो सकती है और इसकी वजह से डायरिया होता है। तो ऐसी सूरत में आप ज्यादा प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। नंबर 5 परसिस्टेंट स्टमक या एब्डोमेन पेन, लंबे अरसे तक पेट में दर्द। तो इसमें मैं आपको होल फूड्स खाने और जंक फूड से बचने का कहूंगा। सिर्फ इसी से 95% ये मसला आपका हल हो जाएगा। बाहर का खाना रोक दें, घर में बना हुआ खाएं। अगर ये सही नहीं हो रहा तो इसकी दीगर वजूहात हो सकती हैं, पित्ते या गुर्दे की पथरी हो सकती है, लेकिन इसका तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप अल्ट्रासाउंड या कोई और टेस्ट ना करवा लें। एक और कंडीशन है जिसे सीबो कहते हैं। इसमें छोटी आंत में बीमारी पैदा करने वाले बुरे जरासीमों की तादाद बढ़ जाती है जो ज्यादा गैस बनाते हैं। इसमें आप लहसुन का इस्तेमाल ज्यादा करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें, या ये अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन भी हो सकती है, या अल्सर भी हो सकता है, या गॉल ब्लैडर स्लज जिसमें बाइल गाढ़ा होना शुरू हो जाता है नालियों में। ब्लॉकेज की वजह से ये बैक फ्लो करने लगता है, आगे नहीं जा पाता और पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन की वजह बनता है। इसे पैंक्रेटाइटिस कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप आप ये करें कि अपनी डाइट में से उन चीजों को हटा दें जो बाइल को और ज्यादा गाढ़ा बनाती हैं, जैसे रिफाइंड कुकिंग ऑयल्स, डीप फ्राइड चीजें और डेयरी प्रोडक्ट्स। दूसरा, आपने कुछ न्यूट्रिएंट्स को अपनी डाइट में शामिल करना है जो लिवर को सपोर्ट करें, जैसे कि कोलिन, ओमेगा 3 फिश ऑयल और
लेमन वाटर, ये चीजें बाइल को पतला करेंगी और ये मसला हल हो जाएगा। या बहुत रेयर चांस है कि ये कैंसर हो सकता है। तो इन अलामात को आप कभी भी नजरअंदाज ना करें। मुझे भी पहले न्यूट्रिशन और फूड के बारे में बहुत कम इल्म था, अब मैं अपना ज्यादातर वक्त इसे पढ़ने में लगाता हूँ। और ये भी हो सकता है कि जब आप अपने डॉक्टर को ये अलामात बताएं तो वो कहें कि ये सिर्फ आपके दिमाग में, नजरअंदाज कर दें, तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाके डबल चेक कर सकते हैं। इसी तरह जब आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है या इलाज शुरू किया जाता है तो ये सवाल आप कर सकते हैं कि क्या ये इलाज वाकई बीमारी की अंडरलाइंग रूट कॉज को सही करेगा या सिर्फ इस बीमारी की सिम्टम्स को दबाएगा। क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर यह बीमारी एक लंबे अरसे तक चलने वाली है और इसके लिए आपको मेंटली तैयार रहना चाहिए। आई होप मैं आपके कुछ सवालों का जवाब दे पाया हूँ इस वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।